प्रिय साथियों नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा का विषय है डार्विन का विकासवाद किस तरह से गलत है। आज हम बता रहे हैं डार्विन की थ्योरी किस प्रकार से गलत साबित होती है। आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूं कि अमेरिका का एक पीले रंग का चीड़ा और अफ्रीका में किसी तरह से पहुंच गया। वहां उसने एक नीले रंग के चीड़े के साथ में संसर्ग किया और इस तरह से एक हरे रंग के चूजे को जन्म दिया। लेकिन ये तो उसकी अपनी ही खुरापात है। इसमें प्रकृति का क्या रोल है? प्रकृति ने उसमें क्या कोई हस्तक्षेप नहीं है प्रकृति का। ये उसकी व्यक्तिगत और निजी खुरापात है। इसमें प्रकृति की कोई भूमिका नहीं है। डार्विन का इसको विकासवाद कहते हैं। ये नई प्रजाति कमजोर भी हो सकती है और ताकतवर भी, उत्तम भी हो सकती है, बेकार और एकदम कमजोर हो सकती है। इसको विकासवाद नहीं बल्कि इसको खुरापात कहेंगे। डार्विन कहते हैं कि विकासवाद के सिद्धांत में जो प्राणी सबसे योग्य और ताकतवर होते हैं वो आगे निकल जाते हैं और जो कमजोर और अयोग्य होते हैं वे प्राणी विलुप्त हो जाते हैं, जबकि प्रकृति योग्य और अयोग्य सभी को समान और बराबर अवसर प्रदान करती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। हकीकत में तो वह प्रजाति अपनी गलतियों से, अपनी खुरापात से विलुप्त हुई, अप्राकृतिक कारणों से लुप्त हुई और प्रकृति ने उस प्रजाति को जीने और प्रकृति तो हर प्रजाति को जीने का भरपूर अवसर प्रदान करती है और जियो और जीने दो के अनुसार चलती है। उस प्रजाति की स्वयं की यह अप्राकृतिक कारण से विलुप्त हो गई, इसलिए इसको डार्विन का विकासवाद नहीं कह सकते। डार्विन जो इसको विकासवाद कहते हैं वो एकदम गलत है और मैं इसको प्रजाति की व्यक्तिगत या निजी खुरापात समझता हूँ। इसको विकासवाद नहीं कह सकते, इसको पतनवाद कहेंगे। बिल्कुल ये एक पतन की तरह है, एक तरह समाप्ति की तरह है। इसको विकासवाद नहीं कह सकते। डार्विन का विकासवाद छल कपट बदमाशी के अनुसार चलते हुए जैविक संसार को देखता है और उसमें विनम्रता, अनुशासन, शालीनता, उदारवादी दृष्टिकोण बिल्कुल भी कहीं नहीं है। वे संपूर्ण पृथ्वी पर जंगल के नियमों की तरह विचार करते हैं जिसमें जीवन और मृत्यु, घृणा, नफरत का बहुत बड़ा खेल होता रहता है, जबकि प्रकृति में शिष्टाचार है, अनुशासन है, दया है, प्रेम है, उदारता है, शालीनता है, शिष्टाचार है, सभी का अस्तित्व होता है। डार्विन का विकासवाद बताता है कि मनुष्य का जन्म बंदर से हुआ था और इस चित्र में एक बंदर प्रजाति से देखिए, एक बंदर प्रजाति से अगली अधिक विकसित बड़े शरीरी संरचना की प्रजाति के बंदर की प्रजाति में क्रमागत तरह से विकासवाद को दर्शाया गया है। लेकिन आंकड़ों के अनुसार पहले औसत रूप से मानव का आकार बड़ा था। देखिए, आंकड़ों के अनुसार आकार बड़ा था, फिर आगे औसत आकार कम होता गया और घटता गया। इसी आकार के घटते क्रम में मनुष्य का बौद्धिक विकास होता जा रहा है। तो डार्विन तो गलत साबित हुए, यानी डार्विन गलत साबित हो रहे हैं क्योंकि आकार औसत रूप से कम होता जा रहा है, जबकि डार्विन बता रहे हैं कि पहले छोटे बंदर थे, वो बड़े बंदर में कन्वर्ट हुए और इस तरह से होमो सेपियंस और इस प्रकार से बड़े आकार के मनुष्य बने। दूसरी बात यह है कि अगर डार्विन इस तरह से मनुष्य का विकास बताते हैं तो मनुष्य की शारीरिक आकार और बौद्धिक विकास कितना होगा, कहाँ तक होगा, इसकी कोई लिमिट है। लेकिन मनुष्य के विकास की एक सीमा है, उसके बाद में प्रकृति में उसका कोई विकास नहीं होता है। मैं तो एक सीमा के बाद चित्र में तो एक सीमा के बाद रुका हुआ है और आगे कोई विकास नहीं हुआ, नहीं बताया जा रहा है। एक दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि डार्विन का विकासवाद केवल कुछ जैविक प्रजातियों मात्र के लिए ही बात करती है। डार्विन की विकासवाद की थ्योरी बस इतनी ही बात करती है, अमुक प्रजाति उस प्रजाति से विकसित हुई, लेकिन हर एक प्रजाति के बारे में ऐसे विकासवाद की बात डार्विन की थ्योरी में नहीं है। डार्विन के विकासवाद की थ्योरी में नहीं है। जैसे गाय, भैंस, शेर, भालू, गेंडा, हाथी, चील, कबूतर आदि ऐसे कई प्रजातियां, अनेक प्रजातियां हैं जो कैसे आगे विकसित नहीं हुई, आगे अन्य प्रजातियों के रूप में रूपांतरित क्यों नहीं हुई, इसका मूल प्रजाति से अन्य प्रजाति में रूपांतरण क्यों नहीं हुआ। वास्तव में हमारे अनुसार कोई मूल प्रजाति इतनी अधिक नहीं बदलती। मनुष्य का विकास मनुष्य से ही हुआ, बंदर का विकास बंदर से थोड़ा बहुत मामूली इधर उधर हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से एक प्रजाति में बदलाव नहीं होता।
बस मनुष्य तक ही विकास क्यों, मनुष्य के आगे क्यों विकास नहीं हुआ? क्या मनुष्य आगे विकास होगा? क्या अगर अगर होगा तो कितना होगा? क्या मनुष्य इस ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान, सबसे ताकतवर प्राणी के रूप में विकसित होगा? क्या मनुष्य सर्वशक्तिवान बनेगा? क्या मनुष्य ईश्वर बन जाएगा? क्या मनुष्य भगवान बन जाएगा? क्या क्या विश्व के सभी बुद्धिमान मनुष्यों की अगली पीढ़ी भगवान बन जाएगी? डार्विन के विकासवाद की कोई लिमिट है या फिर यह अनलिमिटेड है? जीव वैज्ञानिकों ने कई बंदरों के प्रजातियों पर प्रयोग किए और उनकी बुद्धिमत्ता को परखा, उन्हें अधिक समझदार और बुद्धिमान बनाने के लिए प्रयोग किए और अभी भी प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही वे सफल हुए, आगे उनको सफलता नहीं मिली। कहने का मतलब ये है, उन बंदरों को आगे मनुष्य के स्तर पर बुद्धिमान व विकसित बनाने में वे असफल साबित हुए, उनके प्रयोग सफल नहीं हुए। इस तरह से डार्विन का सिद्धांत जो है वो गलत साबित होता है। तो हम कहने का मतलब ये है कि आप अगर देखें कि एक अफ्रीकन माता पिता से सारी मानव जाति का विकास हुआ, ऐसा नहीं है, बल्कि अनेक मनुष्य बने, अनेक नर और मादा बने और उनसे क्या है कि आगे जाकर के मानव जाति का विकास हुआ। केवल प्रकृति में पहले एक नर और एक मादा नहीं थी और उसी से सारी मानव जाति का विकास नहीं हुआ। तो इस चर्चा में मैं ये कहना चाहता हूँ कि डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत एकदम गलत है, एकदम त्रुटिपूर्ण है। आपको इस तरह से जो दिखाया जाता है, ऊपर के चित्र में देखिए कि एक बंदर से फिर अगला बंदर, फिर अगला बंदर, फिर इस तरह से धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। तो मनुष्य का विकास कितना होगा? और इधर देखिए कि नीचे जो औसत रूप से एक मनुष्य का आकार भी घट रहा है, उसका साइज घटता जा रहा है। सभी प्राणियों के साथ ऐसा हो रहा है। तो आज की चर्चा में हम ये कहना चाहते हैं कि डार्विन का विकासवाद एक बेहद गलत सोच है, बेहद गलत त्रुटिपूर्ण सोच है। धन्यवाद।